प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका साइंस एजुकेट मुकेश प्रजापति हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम हमारे 10th क्लास के एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा कार्बन के अपरूप। तो देखिए विद्यार्थियों, कार्बन के अपरूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप। और इन कार्बन के अपरूपों का अध्ययन करने से पहले हमें इस अपरूप की परिभाषा जाननी होगी कि अपरूप क्या होते हैं। तो देखिए अपरूप, अपरूप अपरूप जो होते हैं वो किसी तत्व के वे गुणधर्म होते हैं जिनके अंदर रासायनिक गुण तो क्या दर्शाते हो, समानता दर्शाते हो, और भौतिक गुणधर्म क्या हो, अलग अलग हो। यानी किसी भी तत्व के रासायनिक गुणधर्म क्या हो, समान हो, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या हो, अलग अलग हो। क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। रासायनिक गुणधर्म क्या हो, देखिए किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म समान तथा भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा अर्थात किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त क्या हो, भिन्न हो। वापस सुनिएगा कि किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में, यानी गुणधर्म कौन से, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उन गुणधर्मों में पर्याप्त मात्रा में क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। तो देखिए किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हो, क्या कहलाएंगे, अपरूप कहलाएंगे। ये दो डेफिनेशन हो गई। अब इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे देखिए दो एग्जाम्पल बताता हूं। पहला ऑक्सीजन जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ओ। क्या होता है, ओ। तो इसके देखिए ओ के भी दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं ऑक्सीजन के, दो रूप। पहला रूप जो होता है वो होता है O2 का, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राणवायु गैस। कौन सी गैस कहते हैं, प्राणवायु गैस, जो जीवनदायक गैस होती है। दूसरा रूप जो है वो होगा O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन गैस। कौन सी गैस कहते हैं, ओजोन गैस। ठीक है, या हम कहेंगे ओजोन परत। ठीक है, तो वो जो परत होती है वो हमारी क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 कि फास्फोरस अब फास्फोरस के भी दो रूप। पहला कि व्हाइट फास्फोरस
व्हाइट फास्फोरस, और दूसरा होता है रेड फास्फोरस। पहला है व्हाइट फास्फोरस, दूसरा है रेड फास्फोरस। जो व्हाइट फास्फोरस होता है उसका उपयोग जो होता है चूहे मारने की दवा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? चूहे मारने की दवा में, चूहे मारने की दवा में इसका उपयोग किया जाता है। और जो रेड फास्फोरस होता है उसका उपयोग माचिस या दिया सलाई बनाने में किया जाता है। माचिस या दिया सलाई, माचिस या दिया सलाई में। तो देखिए वापस सुनिएगा कि अप्रूव क्या होते हैं कि किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म समान हो तथा भौतिक गुणधर्म क्या हो, अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? अप्रूव कहलाते हैं। अर्थात किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में क्या हो, एक दूसरे से पर्याप्त रूप से क्या हो, भिन्न हो, क्या कहलाएंगे? अप्रूव कहलाएंगे। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, पहला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने रूप? दो रूप, एक तो O2 और एक दूसरा O3। तो O2 को क्या कहा जाता है? प्राणवायु गैस, ठीक है, और O3 को क्या कहा जाता है? ओजोन, ठीक है। तो ओजोन का क्या उपयोग है कि ओजोन जो होती है वो हमारी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया फास्फोरस, तो फास्फोरस के भी दो रूप, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो होता है उसका उपयोग चूहे मारने की दवा में किया जाता है और रेड फास्फोरस का उपयोग माचिस या दिया सलाई में किया जाता है। अब जो ये गुण है, ठीक है, अप्रूव का ये गुण जो होता है वो क्या कहलाएगा? अपरूपता। क्या कहलाएगा? अपरूपता। कार्बन का ये गुण क्या कहलाएगा? अपरूपता कहलाएगा, ठीक है। फिर देखिए हम आगे चलते हैं, अप्रूव के बारे में अध्ययन करते हैं कि कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं। कार्बन के दो अप्रूव होते हैं, पहला क्रिस्टलीय अप्रूव और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अप्रूव। कौन कौन से होते हैं? दो, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अप्रूव होते हैं। तो देखिए उनका हम अध्ययन करते हैं। तो नंबर एक कि इसके दो अप्रूव होंगे, ठीक है। कार्बन के अप्रूव चार से समझते हो तो चार से देखिए, कार्बन पहला कौन सा है? क्रिस्टलीय अप्रूव, क्रिस्टलीय अपरूप। और दूसरा है अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप। अब जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं उसकी डेफिनेशन जानते हैं कि क्रिस्टलीय अपरूप होते क्या है। क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं कि कार्बन के वह अपरूप जो एक निश्चित व्यवस्था में क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं और एक निश्चित ज्यामिति से एक निश्चित बंधकोण का क्या करते हैं? निर्माण। वापस सुनिएगा कि कार्बन के वह अपरूप जो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामिति से एक निश्चित बंधकोण का क्या करते हो? निर्माण करते हो, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। तो देखिए कार्बन के वह अपरूप जो निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से एक निश्चित बंधकोण का निर्माण करते हैं। निश्चित बंधकोण का
निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय अप्रूव कहलाते हैं। अब देखिए क्रिस्टलीय अप्रूव के एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आप छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं, कौन कौन से होंगे? पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरिन। ये कार्बन के क्रिस्टलीय अप्रूव है। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ठीक है, जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में हम करेंगे विस्तृत रूप से। अब देखिए अक्रिस्टलीय अप्रूव क्या होते हैं, इसके ऑपोजिट परिभाषा होगी क्रिस्टलीय अप्रूव के, कि अक्रिस्टलीय अप्रूव कार्बन के वह अप्रूव होते हैं जो निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं और एक निश्चित ज्यामिति उनकी नहीं होती है और वो एक निश्चित बंधकोण का भी निर्माण नहीं करते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय अप्रूव कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय अप्रूव के जो एग्जाम्पल है वो देखिए, अक्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप जैसे काजल, कॉक, कॉल, कास्ट चारकोल, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, जंतु चारकोल और गैस कार्बन, या कह सकते हो गैसीय कार्बन। तो यह वर्गीकरण हो गया। मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया कि कार्बन के अप्रूव कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अप्रूव। क्रिस्टलीय अप्रूव क्या होते हैं? कि कार्बन के वह अप्रूव होते हैं जो निश्चित व्यवस्था में क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं और एक निश्चित ज्यामिति के साथ में एक निश्चित बंधकोण का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय अप्रूव कहलाते हैं। और उनके एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, यानी कि 3 भागों में वर्गीकृत है। फिर दूसरा आके अक्रिस्टलीय अप्रूव। तो अक्रिस्टलीय अप्रूव में क्या होगा कि ये निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित भी नहीं होंगे और इनकी एक निश्चित ज्यामिति भी नहीं होगी और एक निश्चित बंधकोण का भी निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे? अक्रिस्टलीय अप्रूव। और अक्रिस्टलीय अप्रूव के भाग कौन कौन से हैं? या हम कहेंगे एग्जाम्पल बोल दो कि काजल है, कोक है, कोल है, कास्ट चारकोल है, जंतु चारकोल है और गैसीय कार्बन है, ठीक है। ये तो हुआ अपना कार्बन का वर्गीकरण, मुख्यतः इस प्रकार होता है। फिर हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय अप्रूवों में पहला हीरा, ठीक है। तो हीरे के बारे में हम विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए हीरा जो है वो हमारी प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा जो है अत्यधिक कठोर होता है और वो कठोर क्यों होता है इसका अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए हीरे के बारे में, हीरा पहले इसकी संरचना बना लेते हैं। तो देखिए इसकी जो संरचना होती है, ठीक है ना, वो किस प्रकार होती है कि इस प्रकार उसकी संरचना बनी हुई होती है हीरे की। साथ साथ में बनाते रहिएगा। इस प्रकार हीरे की संरचना होती है। आप बढ़ा सकते हो जितना बढ़ाना चाहो इनको। और भी बढ़ा सकते हो इसको। इस प्रकार ये रचना बन रही है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी इस प्रकार
फिर यहां से इस प्रकार ये आगे और बढ़ सकती है। तो ये है अपने हीरे की संरचना। किसकी संरचना है ये? हीरे की संरचना। हीरे की संरचना। अब देखिए हीरे के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है हीरे की। तो देखिए विशेषताएं, विशेषताएं नंबर एक कि हम जानते हैं कि हीरे की जो ज्यामिति होती है, संरचना जो होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकी। कैसी होती है? चतुष्फलकी। चतुष्फलकीय संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है। अब देखिए वो क्यों होती है कि हीरे में जो कार्बन परमाणु होता है, या हम कहें कि हीरे का जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ में क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, या बंधित रहता है, या आबंधित रहता है। और एक वो है जटिल, या हम कहें कि त्रिविम चतुष्फलकीय दृढ़ संरचना का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। और वो संरचना जो होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय। ठीक है ना? तो हीरे में क्या होगा कि हीरे का प्रत्येक कार्बन परमाणु, हीरे का प्रत्येक कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से? 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, कार्बन परमाणुओं से आबंधित रहता है, आबंधित रहता है। और एक दृढ़ त्रियामी संरचना ऐसी चतुष्फलकी उसका क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। नंबर 2 विशेषता कि ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। कार्बन का अति शुद्ध रूप है। हीरा जो है वो कार्बन का क्या है? अति शुद्ध रूप है। फिर देखिए कि ये जो डायग्राम में ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो इन कार्बनों के, 2 कार्बनों के मध्य की जो बंध दूरी है, ठीक है ना, वो बंध दूरी कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम इनके मध्य की बंध की दूरी है। और अब हम यही विशेषता यहां लिखने जा रहे हैं कि कार्बन 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 के मध्य बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम कह दो, या 154 पिकोमीटर कह दो। कितनी होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। फिर बात आती है नंबर 4 विशेषता। हीरे की चौथी विशेषता है क्या है? हम जानते हैं हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। अब बात आती है कि हीरा विद्युत का कुचालक ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हीरे का जो कार्बन होता है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या रहता है? संयोजित रहता है, जिसके कारण उसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। तो हम सीधा देख सकते हैं कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। फिर देखिए नंबर 5
कि हीरे का संश्लेषण कैसे किया जाता है। ठीक है, हीरे का निर्माण कैसे किया जा सकता है। हीरे का संश्लेषण, हीरे का संश्लेषण, हीरे का जो संश्लेषण होता है कि कार्बन का शुद्ध रूप, कार्बन का शुद्ध रूप जो होता है उसको अति उच्च ताप पर और अति उच्च दाब पर क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है, और हीरे का क्या किया जा सकता है, उससे संश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, उच्च ताप व दाब पर, उच्च ताप व दाब पर उपचारित करके, उपचारित करके हीरे का क्या है, संश्लेषण संभव है, संश्लेषण संभव है। ठीक है, फिर बात आती है नंबर 6 विशेषता कि हीरे का गलनांक कितना होता है। ठीक है ना, गलनांक, गलनांक की परिभाषा आपको वैसे पता होगी। तो देखिए गलनांक जो होता है वो होता है इसका 3843 केल्विन। कितना होता है, 3843 केल्विन। और के जो है केल्विन, ठीक है ना, ये ताप की एक इकाई है। इसकी इकाई है ताप की एक इकाई है। और गलनांक क्या होता है कि ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। फिर देखिए नंबर 7 कि जो ये कोयला होता है, सॉरी कोयला नहीं, हीरा जो होता है, हीरा जो होता है वो क्या होता है, पारदर्शक। हीरा क्या होता है, पारदर्शक होता है जी। क्यों होता है, हीरा पारदर्शक होता है। और वो हीरा पारदर्शक ही क्यों होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कोयले की चट्टानें होती है या कोयले की परतें जो होती है, ठीक है ना, उनके ऊपर दबाव पड़ने से, ठीक है ना, कोयले की चट्टानों या परतों पर अत्यधिक दबाव पड़ने से हीरा क्या हो जाता है, पारदर्शक हो जाता है। ठीक है, फिर बात आती है हीरे के उपयोग की। ठीक है, तो देखिए हीरे के जो उपयोग है उनको हम पढ़ेंगे। तो हीरे का सिंपल सा उपयोग है, उपयोग नंबर 1 मैं यहां बता देता हूं कि उपयोग, पहला उपयोग कि आभूषण बनाने में और रत्नों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में व रत्नों में, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग जो है इसका वो ये है कि कांच को काटने में कटर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कांच को काटने में कटर के रूप में, किसके रूप में, कटर के रूप में कांच को काटा जाता है। ठीक है, तीसरा कि फोनोग्राम की सुई बनाने में, किसकी सुई बनाने में, फोनोग्राम, जो क्या होता है एक ध्वनि विश्लेषक यंत्र, या हम कहे कि रिकॉर्डिंग यंत्र होता है। क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग यंत्र होता है। ठीक है, फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में। और साथ ही नंबर 4 उपयोग कि जो चट्टानें होती है, पत्थर होते हैं, उनको काटने में मशीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको काटने में पत्थरों, चट्टानों, मशीन के रूप में, इसके रूप में, मशीन के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो एक बात फिर से देख लीजिए हीरे की विशेषताएं। हीरे की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चतुष्फल की होती है। क्यों होती है, क्योंकि हीरे का जो कार्बन होता है, ठीक है ना, वो प्रत्येक कार्बन जो होता है वो 4 अन्य परमाणुओं के साथ में या 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में क्या रहता है, संयोजित रहता है, या हम कहें कि बंधित रहता है या अबंधित रहता है। और वो एक दृढ़ त्रिआंगी संरचना का क्या कर लेता है, निर्माण। इसलिए उसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय। दूसरा मैंने बताया कि कार्बन का ये क्या है, अति शुद्ध रूप है। ठीक है ना, सबसे अच्छा रूप जो है कार्बन का कौन है, हीरा है।
तीसरा कि कार्बन कार्बन के मध्य जो बंद दूरी होती है या लंबाई जो होती है वो कितनी बताई, 1.54 एंगस्ट्रॉम कह दो या 154 पिकोमीटर कह दो। ठीक है। फिर अगली विशेषता कि हीरा जो होता है विद्युत का क्या होता है, तुच्चालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। क्यों होती है अनुपस्थिति, क्योंकि हीरे का जो कार्बन परमाणु होता है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ में क्या रहता है, संयोजित रहता है, इसलिए उसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। फिर बात आती है कि हीरे का संश्लेषण या निर्माण कैसे संभव है, कि हीरे को उच्च ताप व दाब पर उपचारित करके हीरे का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। और हीरे का जो गलनांक होता है कितना होता है, 3843 केल्विन होता है। और हीरा क्या होता है, पारदर्शक होता है। कब, जब कोयले की चट्टानें होती है या जो परतें होती है उनके ऊपर दबाव अधिक पड़ता है और उस दबाव से हीरा क्या हो जाता है, पारदर्शक हो जाता है। और उपयोग मैंने बताया कि पहला उपयोग क्या है इसका, कि आभूषण बनाने में भी हीरे का उपयोग होता है, रत्नों में भी इसका उपयोग होता है। दूसरा मैंने बताया कि कांच को काटने में कटर के रूप में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। और तीसरा फोनोग्राम की सुई बनाने में भी हीरे का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और चौथा, पत्थरों और चट्टानों को काटने में मशीनों के अंदर भी हीरे का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए हीरा कंप्लीट हुआ और अगली कक्षा में हम मिलेंगे क्रिस्टलीय प्रूफ के दूसरे भाग ग्रेफाइट को लेकर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।